तो चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे द लास्ट लेसन की कहानी को। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे अभी। तो देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस कहानी को किसने लिखा है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि अबाउट द ऑथर, यानी इस स्लाइड में से सिर्फ हमें जानकारी मिलने वाला है कि इस कहानी को किसने लिखा है। यहाँ से यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है ना, बस ऑथर के बारे में ये। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि ये एक आदमी है और इनका नाम क्या है पता है? अल्फोंस डोडेट। ये कौन है? ये ऑथर है, मतलब इन्होंने ही इस लास्ट लेसन को लिखा है। ऑथर का काम ही होता है कहानी लिखना, तो ये जो लास्ट लेसन है इन्होंने ही लिखा है। अच्छा चलिए, पता चल गया। अब बोलेंगे कि सर ये जो लास्ट लेसन है कब लिखा गया है? तो ये आदमी 1870 और 71, मतलब ये पुराने ज़माने की बात है, ठीक है ना। नहीं ऐसा बात नहीं, 1870 और 71 के टाइम पीरियड का बात है जब युद्ध होता है। ठीक है, अब बोले सर कि ये युद्ध कहाँ होता है? तो ये युद्ध दो देशों के बीच में होता है। ये है मैप, क्या है? नक्शा है, वर्ल्ड मैप है। और ये वाला जो देश है ना, इसे हम लोग कहते हैं फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। और ये जो रेड कलर में दिख रहा है इसे पर्सिया कहा जाता था। ठीक है, क्या पहले क्या कहा जाता था? पर्सिया, लेकिन अब इसे जर्मनी कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी के नाम से जाना जाता है अभी के टाइम पे। और ये एक दूसरे से बाउंड्री भी शेयर करते हैं, मतलब ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जैसे कि हम लोग, इंडिया का पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान हुआ। तो ऐसे ही जो फ्रांस का पड़ोसी जर्मनी हुआ। तो पड़ोसी अक्सर लड़ते झगड़ते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी युद्ध होता है 1870 और 71 के टाइम में। और इस युद्ध में होता क्या है कि ये जो फ्रांस देश है ना, ये बेचारे युद्ध हार जाते हैं। तो इनके कुछ जिले होते हैं, जैसे कि यहाँ, तो ये जिले पर्सिया लोगों के हाथों में चला जाता है। मतलब फ्रांस के कुछ जिले पर इन लोगों का कब्जा हो जाता है। और इन जब युद्ध होता है, उस युद्ध के कारण वहाँ के स्कूल पर, ठीक है, कहाँ के? वहाँ के स्कूल पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये जो लेखक है अल्फोंस डोडेट, इन्होंने इस लास्ट लेसन की कहानी को लिखा है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो लास्ट लेसन की कहानी किसने लिखा है, क्यों लिखा है और कब लिखा है। तो ये जो लास्ट लेसन की कहानी है ना, इसमें सिर्फ हमें यही, आगे कहानी पढ़ेंगे तो स्कूल के बारे में ही पता चलेगा कि उस वक्त स्कूल कैसे चल रहा था, कौन कौन कैसे पढ़ाई वगैरह चल रहा था, बस इसी के बारे में। ठीक है, तो आई होप यहाँ से यहाँ तक की ये जो इंग्लिश में लिखा है, इसी चीज़ को मैंने पिक्चर के माध्यम से क्लियर कर चुके हैं। अब इस चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसे हटाते हैं। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्यों? क्योंकि सिर्फ कहानी समझने से नहीं होगा। आपको तुम कहानी 5 मिनट में बता देंगे, लेकिन आप उससे एग्जाम में लिख पाएंगे नहीं। तो आपको लिखने भी आना चाहिए। तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बातें इस स्लाइड में से सीखना है और उसे लिख करके रखना है, जो कि एग्जाम में काम देगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द लास्ट लेसन। ठीक, इनका हिंदी अर्थ समझेंगे तो होगा, लास्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम। लेसन का मतलब क्या होता है? अध्याय, यानी आखिरी अध्याय। और यदि इनका हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो ये जो द है ये एक डिटरमाइनर होगा, और ये जो लास्ट है ये एक एडजेक्टिव होगा, और ये जो लेसन है वो एक नाउन होगा। अब बोलेंगे कि सर आप इसे किस आधार पे कह दिए कि द डिटरमाइनर है, लास्ट एडजेक्टिव है और ये जो लेसन है ये नाउन है। देखो, हमको सपना वगैरह नहीं आता है कि कोई बता के इस तरह चल जाता होगा ना, आपको लग रहा होगा। लेकिन इसके लिए यदि इसे आप भी पहचान सकते हैं, यदि आपके पास ग्रामर का थोड़ा भी नॉलेज है। अगर नहीं है तो नहीं पहचान सकते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ग्रामर का। और उस वो भी कौन सा? नाउन की आइडेंटिफाई कैसे करें। मतलब ग्रामर में यदि आप नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक नाउन को पहचानने का तरीका पता चलने वाला है। ठीक है, तो यही बता देते हैं आपको। जैसे कि ए है, ए एन हुआ, या फिर द, मतलब इन तीनों शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनर कहते हैं। ठीक है, इनके बाद यदि आपको एक तो शब्द देखने को मिलेगा तो समझ जाना वो क्या है? नाउन है। ठीक है, और एक कंडीशन यहाँ बनता है कि ए है, ए एन है, या फिर द, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनर। और इनके बाद यदि आपको दो ठो शब्द देखने को मिलेगा तो आखिरी वाला हमेशा क्या होता है? नाउन होता है, और ये जो पहला वाला होगा एडजेक्टिव होगा। यहाँ और एक कंडीशन बनता है कि ए एन या फिर द।
ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं। इनके बाद और एक कंडीशन बनेगा जिसमें आपको 2 नहीं 3 देखने को मिलेगा, 3 शब्द, ठीक है। तो आखिरी वाला क्या होगा, वो नाउन होगा, और ये जो 2 नंबर पे आएगा इसे हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे, और ये जो पहला नंबर पे आएगा इसे एडवर्ब कहेंगे। बोले सर ऐसे क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। इसीलिए ये जो डिटर्मिनर है, ठीक है, इनके बाद हमेशा आपको नाउन दिखेगा। यहाँ भी दिख रहा है डिटर्मिनर के बाद नाउन, यहाँ भी दिख रहा है डिटर्मिनर के बाद नाउन, यहाँ भी दिख रहा है डिटर्मिनर के बाद नाउन। मतलब डिटर्मिनर हमेशा क्या लेता है, एक नाउन लेता है। तो इस आधार पे मैंने इसे आइडेंटिफाई किए थे कि देखो ये क्या है, द बताएं क्या डिटर्मिनर है। इनके बाद आप पोजीशन लिख लेना है, पहला दूसरा कौन वाला। इस नियम के आधार पर ये क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो इस स्लाइड में से यहाँ आप कई सारे नाउन ऐसे पहचान सकते हैं, जैसे कि ये ए एक डिटर्मिनर है। इनके बाद आप नंबरिंग कर लेना है, पहला और दूसरा, मतलब ये जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और ये जो दूसरा शब्द होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ से हो रहा है ना आपका क्लियर कि एक नाउन को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। मतलब इस वीडियो के माध्यम से आपका ग्रामर का भी पोर्शन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और यही चीज़ें बातें आपको ध्यान में रखना है, जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और बस यही है और कुछ नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं, जैसे कि अबाउट द ऑथर, यानी इनका हिंदी होता है लेखक के बारे में। तो लेखक के बारे में इनका पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो अबाउट प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट एक नाउन लेता है, ठीक है। तो इसलिए द डिटर्मिनर है, और ये जो ऑथर है एक नाउन होगा, ठीक। तो हो रहा है ना आपका क्लियर। अब चलिए कहानी पढ़ते हैं। अल्फोंस डोडेट, ठीक है, कौन है भाई, ये अल्फोंस डोडेट, ये वही आदमी है जो आपको दिखाए थे कि देख लें और एक बार, कहाँ चल गया, ये है, ठीक है। तो यही आदमी है अल्फोंस डोडेट। अल्फोंस डोडेट वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट, मतलब हम बताए थे ना कि ये एक नोवेलिस्ट है, इनका काम है कहानी वगैरह लिखना। तो ये नोवेल है, ठीक है, और साथ में क्या है, एंड लगा के बता रहा है कि शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब वो लघु लेखक भी हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि अल्फोंस डोडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट भी है और लघु लेखक भी है। तो यहाँ आपको एंड पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर, एंड पर। रुको, ये एंड पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि एंड के दोनों तरफ ना सेम सेम चीज़ें लेता है। यदि इधर हम लोग नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो बाद में भी आपको नाउन का प्रयोग करना है। यदि एंड के पहले भव का प्रयोग हो रहा है तो एंड के बाद में भी भव का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है और कुछ ज़्यादा नहीं इस सेंटेंस में से। और यदि सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो अल्फोंस डोडेट सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट को देखकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और है कुछ नहीं, बस इतना ही। आगे पढ़ते हैं। द लास्ट लेसन, कौन सा लेसन, लास्ट लेसन, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इस अध्याय के बारे में, ठीक है। द लास्ट लेसन इज सेट, इसे सेट किया गया है कब, इन द डेज ऑफ, के दिनों में। तो ऑफ लगा के बता रहे हो कौन सा दिन है, द फ्रेंको पर्सियन वॉर, मतलब जब फ्रांस और पर्सिया 2 देश लड़ रहे थे उसी वक्त इस लास्ट लेसन की कहानी को लिखा गया है, ठीक है। और टाइम बता रहा है कि 1870 और 71 के टाइम पीरियड पे। और इसी चीज़ को मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको बताया है पहले कहानी। तो यहाँ सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। इन विच, जिसमें फ्रांस वॉज डिपीटेड, मतलब फ्रांस को हराया गया। तो यहाँ देखो ये जो फ्रांस है ना, ठीक है, FRANC, फ्रांस क्या है, एक देश का नाम है। और देश के नाम के पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। क्या नहीं लगता है, आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। यदि आप कभी एग्जाम में यहाँ द लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इस तरह आपको नहीं करना है, ठीक। तो फ्रांस वॉज डिपीटेड, फ्रांस को हराया गया है, किसके द्वारा, वही लगा के बता रहा है, पर्सिया के द्वारा। ये भी देश का नाम है, देखो द लगा है नहीं, लीड बाय बिस्मार्क, ये जो बिस्मार्क है किसी का नाम है, ये पर्सिया के हेड होता है आर्मी का, उसी के नेतृत्व में उन लोग आगे बढ़ता है। और क्या होता है कि युद्ध यही बिस्मार्क जीता देता है। तो इसीलिए इसका नाम यहाँ दिया गया है कि पर्सिया बिस्मार्क के नेतृत्व में आगे बढ़ता है और फ्रांस को हराया जाता है। तो बस ये है कहानी। और यदि इनका हम लोग सब्जेक्ट वर्ब देखें तो ये जो लास्ट लेसन है ये सब्जेक्ट है, और इनका वर्ब होगा इज सेट, इज हेल्पिंग वर्ब है, और जो सेट है वो मेन वर्ब होगा, ठीक। और यहाँ पे फ्रांस सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है वॉज डिपीटेड है, हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब है। और इस सेंटेंस में से आपको ये ध्यान देना है कि देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से इतना ही।
अब चलिए आगे। पर्सिया देश का नाम है, फिर से यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया। देन कंसिस्टेड ऑफ, यहाँ देखो ठीक है, ये जो देन है, इस देन का मतलब होता है तुलना, ठीक है, नहीं ये समय का बोध कराता है, सॉरी, इस देन से समय का बोध कराता है। और एक देन होता है, इससे तुलना का बोध होता है, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि इस देन से समय का बोध होता है और ये जो देन है इससे तुलना का बोध होता है। और यहाँ जैसे मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो इस चीज का हिंदी होता है बना होना। क्या होना? बना होना। तो देखो पर्सिया, ठीक है, देश का नाम है तो द नहीं लगाया गया है तब, ठीक है, समय दिखा रहा है। बना था किस चीज का? व्हाट नाउ आर द नेशन, अभी के जो नेशन है, ये जो व्हाट है ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, आर नेशंस को देख के आ रहा है, तो ऑफ प्रीपोजिशन है। ये जर्मनी देश का नाम है, इसमें भी द का हम लोग नहीं प्रयोग करेंगे। पार्ट ऑफ एस्ट्रिया ये देश का नाम है, ठीक है। तो बता रहा है कि जो पर्सिया है उस वक्त बना था किस चीज का? जर्मनी मिला के, पोलैंड मिला के एंड पार्ट ऑफ एस्ट्रिया मिला के क्या बनता था? पर्सिया, ठीक। तो यहाँ आपको ज़्यादा बातें ध्यान नहीं देना है, बस सब्जेक्ट वर्ब देखें। सब्जेक्ट ये है पर्सिया है और इनका वर्ब है कंसिस्टेंट, ठीक। और क्या है? और कुछ है नहीं उतना। अब आगे चलो। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, कौन सा कहानी? ये जो लास्ट लेसन की कहानी है, ठीक है। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, अच्छा फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट तो ऑप लगा के बता रहे कहाँ के? अल्सेस एंड लोरेंस, मतलब अल्सेस एंड लोरेंस राज्य का नाम है। वहाँ के फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं? हैव पास्ड, ये चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इनटू पर्सियन हैंड, मतलब पर्सिया के हाथों में। मतलब अल्सेस एंड लोरेंस के कुछ जिले होते हैं जो कि पर्सिया के हाथों में चले जाते हैं जब वो युद्ध हार जाते हैं। तो बस यही है इस सेंटेंस में से। और यहाँ ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो आपको लिखना है। यहाँ सिर्फ हम सब्जेक्ट वर्ब की यदि बात करें तो ये है सब्जेक्ट द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट और वर्ब है हैव पास्ट, ठीक है। और कुछ है नहीं, हटाते हैं इसे, आगे पढ़ते हैं। रीड दिस स्टोरी, इस रीड द स्टोरी, सॉरी, रीड द स्टोरी यानी इस कहानी को पढ़ो, ठीक है। क्यों? टू फाइंड आउट, पता करना है, व्हाट इफेक्ट दिस हैड, इसका क्या प्रभाव पड़ा ऑन द लाइफ एट स्कूल, स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा। बोले सर यहाँ सब्जेक्ट हाईलाइट नहीं किए। देखो ये जो रीड है ना, रीड द स्टोरी, द स्टोरी, इनका मतलब होता है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, लिख लेना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस कभी भी, ठीक है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट नहीं रखता है, मतलब ये छिपा के रखता है। इसीलिए जैसे कि उदाहरण दे और एक, डू योर वर्क, आप अपना काम करें, तो ये आपको बता रहे हैं। यू हमेशा छिपा हुआ रहता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये जो हेड है इस चीज़ को देख के प्रयोग किया गया है, ठीक। तो ये है इस स्लाइड में से आपको इतना ही बातों का ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बताया कि देश का नाम का पहले आर्टिकल नहीं लगता है, और जो आपको पढ़ाते वक्त हम बताए हैं कि कुछ वर्ड मैंने जैसे हाईलाइटेड किया हुआ है, तो यही चीज़ें हैं और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तब चलिए इस स्लाइड का हम लोग अब अध्ययन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की कहानी को समझना है। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, इस चीज़ को देख के डरना एकदम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश उतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और इसको एक आसान बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है आपको कैसे लग रहा है, इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और धीरे धीरे आप इंग्लिश के साथ फेमिलियर होते जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और चलिए ज़्यादा कुछ बिना बोले आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये एक विद्यार्थी हैं और आप ही की तरह है, इनका भी हर रोज़ काम होता है कि स्कूल जाना, पढ़ना लिखना है। तो ये आप ही की तरह रोज़ स्कूल जाते हैं, और पता ही होगा कि स्कूल में होते कौन है? शिक्षक। तो इनके स्कूल में भी एक शिक्षक है और इनका नाम है एम हमेल। क्या नाम है? एम हमेल। तो ये शिक्षक है, तो शिक्षक का काम आपको भी पता होगा कि पढ़ाना होता है। तो हर रोज़ ये क्लास में पढ़ाते थे, लेकिन एक दिन ये शिक्षक करते क्या है कि हर किसी को बोलते हैं कि बेटा पार्टिसिपल पे ना हर कोई होमवर्क करके आना है, ठीक है, पार्टिसिपल पे। और जिस दिन ये होमवर्क देते हैं, ये होनहार विद्यार्थी क्या करते हैं, दूसरा दिन एकदम लेट से स्कूल जाते हैं। तो जब लेट से निकलते हैं स्कूल के लिए, तो ये समझ जाते हैं कि भाई आज तो अपन को डांट पड़ने वाला है। तो ये दिमाग में इनका सवाल आता है कि क्यों ना हम
भाग जाएँ, आज स्कूल ही ना जाएँ। बोलता है क्यों ऐसा भाई? क्योंकि ये जो पार्टिसिपल पे होमवर्क दिया होता है ना, तो इनको पता ही नहीं होता एक शब्द भी। तो इनका दिमाग में इस तरह का सवाल आने लगता है कि हम भाग जाएँगे, आज क्लास जाएँगे ही नहीं। एकदम जैसे कि आप अभी सोच रहे होंगे कि अगर आपको शिक्षक एक दिन होमवर्क दे देंगे, तो नेक्स्ट दिन आप इसी तरह सोचेंगे ना, तो सेम उसी तरह ये विद्यार्थी भी सोच रहे हैं कि हमको भी नहीं जाना है, क्योंकि दिन बहुत अच्छा होता है। मतलब उस दिन जो होता है सुहाना टाइप का रहता है, बहुत मस्त दिन रहता है। तो यही इनके दिमाग में चलता है कि हमको तो स्कूल नहीं जाना है, दिन बहुत अच्छा लग रहा होता है, एकदम पेड़ पे चिड़िया चींची कर रही होती है। और उस वक्त क्या होता है कि युद्ध होता है, तो युद्ध के लिए ये जो सेना वगैरह है वो अपना अभ्यास करता है। तो इस चीज़ को देख के इन्हें लगने लगता है कि भाई यार आज ना हम स्कूल ना जाएं। और क्या करेंगे, क्योंकि स्कूल जाके करना क्या है, इस पार्टिसिपल का हमें पढ़ना है ना। तो इसके तुलना करने लगता है कि इससे अच्छा तो भाई ये सब है, हम क्यों जाएं स्कूल। तो फिर बाद में वो सोचता है नहीं ये गलत है, और तो फिर वो स्कूल के लिए रवाना होता है। तो यही चीज़ें यहाँ से यहाँ तक बताया गया है, मतलब लिखा है इंग्लिश में। और इस चीज़ का हम लोग कहानी समझ चुके हैं, तो पूरा उम्मीद करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की कहानी आपके दिमाग में चिपक चुका है। और अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड तो है नहीं वैसे भी। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपको और एक बार बता दें कि ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड नज़र आ रहा है ये सब्जेक्ट है, और रेड कलर में जो है वो मैं आपको हिंदी मीनिंग बताने वाला हूँ। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस यही बात आपको ध्यान में रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं। तो चलिए जैसे कि यहाँ लिखा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ठीक है, आई सब्जेक्ट है और इनका वर्ब स्टार्टेड है। ठीक है, मैं रवाना हुआ स्कूल के लिए बहुत देर से उस सुबह। ये जो दैट मॉर्निंग है, दैट यदि इनका पार्ट ऑफ स्पीच बात करें तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और ये जो मॉर्निंग है ये नाउन होगा। अब बोले सर ऐसे क्यों, तो हम आपको पहले ही बताएं कि एडजेक्टिव पहले आता है और नाउन बाद में आता है। ठीक, एंड कंजंक्शन है, इनका अर्थ ही है कि जोड़ना वगैरह होता है, मतलब जोड़ के काम में कंजंक्शन आता है। और इनका हिंदी अर्थ समझे तो और होता है। और क्या हुआ कि वो तो लेट हो ही चुका था। ठीक, वॉज इन द ग्रेट ड्रीड, और वो ड्रीड में था। किस चीज़, ये ड्रीड का मतलब क्या होता है समझो, DRED, ड्रीड। ड्रीड का मतलब होता है फियर, और फियर का हिंदी होता है क्या, डर। मतलब वो जब स्कूल के लिए लेट हो चुके थे, तो वो डर में भी थे। और वो डर किस चीज़ का था, तो ऑफ लगा के बता रहा है। ए स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटना, मतलब उसके वो जो स्टूडेंट थे ना उसे मतलब डांटने का भी डर था। ठीक, तो स्कोल्डिंग का मतलब समझ लेना यहाँ क्या होता है, डांटना। ठीक, डांटना होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि स्पेशली खास करके बिकॉज, क्योंकि एम हमेल हैड सेड, एम हमेल ने कहा था, दैट कंजंक्शन है, ही वुड क्वेश्चन अस, वे हमसे सवाल करेंगे। ठीक है, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पे, पार्टिसिपल वो होमवर्क होते हैं जो टीचर देते हैं। ठीक है, तो और आगे जाते हैं, जिसकी यहाँ एंड कंजंक्शन है, ये भी जोड़ने का ही काम करता है। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था, क्या नहीं पता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब उस पार्टिसिपल क्या एक वर्ड एक शब्द तक नहीं पता था। तो बस यही है, यहाँ से यहाँ तक हिंदी हम लोग समझ चुके हैं। आपको यहाँ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले तो वर्ड पे ड्रेड है, इस पे फोकस करना है, और स्कोल्डिंग है। और इनके बाद यदि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो आई सब्जेक्ट है, इनका वर्ब स्टार्टेड है। एंड एम हमेल सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब होगा हैव सेड है, हेड सेड है सॉरी। एंड ये जो दैट कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, इनका वर्ब वुड होगा। और यहाँ एंड कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट, और इनका वर्ब डिडंट नो होगा। ठीक, तो बस यही है, इस सेंटेंस में से आपको इतना ही ध्यान देना है। अब इसे चलिए मिटाते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, फॉर ए मोमेंट, मतलब एक क्षण के लिए वो लड़का सोच रहा होता है। ठीक है, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं सोचता हूँ, मतलब वो लड़का सोच रहा होता है कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा था भाग जाऊँ। ये जो रनिंग अवे होता है ना, RUNNING, रनिंग अवे, इसका मतलब होता है भाग जाना होता है, मतलब दूर भागना। ठीक, ये फ्रेजल वर्ब है, याद रख लेना आप लोग। और क्या सोचता है, एन लगा के बता रहा है, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और ये जो दिन है उसे हम बाहर बिताएं। मतलब उस लड़का के दिमाग में यही चल रहा होता है, जो विद्यार्थी है आप ही की तरह, उसके दिमाग में यही चलता है कि आज का दिन
हम बाहर में बिता दें और हमको भाग जाना है, स्कूल नहीं जाना है, तो ये दिमाग में चल रहा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको यदि ध्यान देना है तो सिर्फ रनिंग अवे पे ध्यान देना है, और कुछ है नहीं। इसका सब्जेक्ट वर्ब देखें तो आई सब्जेक्ट है और वर्ब थॉट है, बस इतना ही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इट वॉज सो वॉर्म, ये बहुत ही गर्म था, एंड ब्राइट था। क्या ब्राइट था भाई? उस दिन के बारे में बता रहा है कि वो लड़का जब सोच रहा होता है ना कि हमको तो आज स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, बाहर दिन बिताना है, तो वो देखता है बाहर की तरफ कि दिन बहुत ही एकदम सुहाना है, गर्म है, इस तरह का। मतलब उसे अपने हिसाब से हम लोग जैसे कि बाहर जाएंगे तो देखते हैं कभी कभी दिन बहुत अच्छा लगता है, तो उसी हिसाब से लड़का के दिमाग में चलता है, तो ये दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ यदि सब्जेक्ट वर्ब देखें तो इट सब्जेक्ट है और वॉज वर्ब है, बस इस सेंटेंस में से आपको और कुछ ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ लिखा है द बर्ड्स वेयर चापिंग, ये सेंटेंस आप थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पढ़ने में। ये जो लिखा है ना द बर्ड्स, क्या बर्ड्स, तो आपको पता होगा कि जो प्लुरल नाउन होता है, प्लुरल नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन के अंत में एस या ई एस रहे उसे हम लोग प्लुरल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो प्लुरल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो लिखा है ना द, ये सरासर गलत है। जिन्होंने भी लिखा होगा या फिर टाइप किया होगा तो ये गलत होगा, गलत है, मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान देना है कि जब भी प्लुरल नाउन होगा तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो बर्ड्स वेयर चापिंग, जो पंछी होते वो चापिंग कर रहे थे। चापिंग का मतलब होता है चींची करना, ठीक है। चापिंग क्या होता है? आवाज़ निकलना होता है, जो चींची करना होता है, ठीक है। वो कहाँ कर रहे थे? तो आगे बता रहा है एट द एड्स ऑफ वुड, मतलब जो लकड़ी होता है उनके एकदम आखिरी ई में, किनारे में, ठीक है। जैसे कि पेड़ होता है तो पेड़ के आखिरी इसमें नहीं होता है, पंछी वगैरह बैठ के चींची करता है, ठीक है। एंड और इन द ओपन फील्ड, यानी खुले मैदान में, बैक ऑफ सो मिल, मतलब सो मिल के पीछे द पर्शियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग, ठीक है। यहाँ ड्रिलिंग पे आपको ध्यान देना है। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज का मतलब होता है क्या? अभ्यास करना होता है। तो ये हुआ कि जो पर्शियन सोल्जर होते हैं वे सौमिल के पीछे खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की कहानी तो समझ चुके हैं कि जो पंछी वगैरह होता है पेड़ पे चींची कर रहा होता है, और साथ में एकदम खुले मैदान में जो सौमिल के पीछे होता है सोल्जर क्या कर रहे हैं? ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो लड़का देख रहे होते हैं। तो इसे यहाँ वो लड़का देख रहे होते, तो ये सारी चीज़ें वो लड़का देख रहे होते हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, चापिंग पे आपको ध्यान देना है और ड्रिलिंग शब्द पे ध्यान देना है, और इसके बाद और क्या है? कुछ है नहीं। सब्जेक्ट वर्ब की यदि बात करें तो बर्ड सब्जेक्ट है, इनका वर्ब हैव चापिंग है, और जो पर्शियन सोल्जर सब्जेक्ट है इनका वर्ब हैव ड्रिलिंग है। बस इस सेंटेंस में से हमें इतना ही सीखना है, और इसे हटाते हैं। अब आगे, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पेटिंग, यहाँ टेम्पेटिंग शब्द पे आपको ध्यान देना है, ठीक। टेम्पेटिंग, टेम्पेटिंग मतलब होता है एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित, आकर्षित करना होता है। मतलब इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पेटिंग, ये और अधिक आकर्षित था। कौन बोल रहा है? ये विद्यार्थी बोल रहा है कि ये और अधिक आकर्षित था। और यहाँ आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी देन का प्रयोग किया जाएगा ना, तो देन, ये वाला देन, इसे तुलना के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। किस चीज़ के लिए? तुलना के लिए। और ये जो देन है ये समय का बोध कराता है। तो ये बता रहा है कि ये और अधिक आकर्षित था, किसके तुलना में? तो बता रहा है द रूल ऑफ पार्टिसिपल, जो प्रिंसिपल दिए थे। तो वो लड़का इस तरह सोच रहा होता है कि ये तो मतलब प्रिंसिपल के रूल से तो अच्छा ही भाई, जो पर्शियन सोल्जर अभ्यास कर रहे हैं, पेड़ पे पंछी चींची कर रही होती है, और ये जो दिन सुहाना है, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता है। बट यहाँ ये कंजंक्शन है, ठीक है। आई हैड स्ट्रेंथ, मेरा पास ताकत था, वो लड़का कह रहा है। किस चीज़ का ताकत? टू इज रिजिट, मतलब उसे रिजिट का मतलब यहाँ देख लो, रिजिट, रिजिट मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, विरोध करना। लेकिन मेरा पास शक्ति था, इस चीज़ को हम नकार हैं, ठीक है। एंड और क्या? हरीड अप टू स्कूल, और फिर मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन
और यहाँ से यहाँ तक यदि आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, टेम्पेटिंग शब्द पे आपको ध्यान देना, इसका देन का प्रयोग देख लेना। और रिजिट एक शब्द है, इनका हिंदी आपको पता होना चाहिए। और यदि सब्जेक्ट वर्ब की यदि बात करें तो इट सब्जेक्ट है और इनका वर्ब वाज है, एंड बट यहाँ कंजंक्शन है। आई सब्जेक्ट है, इनका वर्ब हेड है। बस यही है। तो ये रहा इस स्लाइड का एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलिए बढ़ते हैं।